नमस्कार। विश्व भाषा अकादमी की मध्य प्रदेश इकाई की प्रस्तुति रेवा रागिनी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। रेवा रागिनी के सभी श्रोताओं को अंतरा करवड़े का नमस्कार। हिंदी माह के विशेष अवसर पर हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य के इतिहास से परिचित करवाती विशेष प्रस्तुति, जिसे विशेष रूप से तैयार किया है विख्यात लेखिका और विश्व भाषा अकादमी मध्य प्रदेश इकाई की उपाध्यक्ष डॉक्टर वसुधा गाडगिल ने। विविध साहित्यिक युग और उनके प्रतिनिधि रचनाकार और उनकी रचनाओं को एक सीमित समयावधि में समेटना अपने आप में कठिन अवश्य है, लेकिन आशा करते हैं आपको ये प्रयास अच्छा लगेगा। तो चलिए डॉक्टर वसुधा गाडगिल से सुनते हैं हिंदी साहित्य के विविध कालखंडों का प्रारंभिक परिचय। नमस्कार। हिंदी साहित्य के इतिहास के विभिन्न कालों के नामकरण का प्रथम श्रेय जॉर्ज ग्रियर्सन को जाता है। इस काल को ग्रियर्सन ने चारण काल, मिश्र बंधु ने प्रारंभिक काल, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल, रामचंद्र शुक्ल ने आदि काल तथा वीरगाथा काल, राहुल सांकृत्यायन ने सामंत काल, रामकुमार वर्मा ने संधि काल व चारण काल कहा है। हिंदी साहित्य के अब तक लिखे गए इतिहासों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखे गए हिंदी साहित्य का इतिहास को सबसे प्रामाणिक और सुव्यवस्थित माना गया है। आचार्य शुक्ल ने इसे हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा था। उन्होंने गहन शोध और चिंतन के पश्चात हिंदी साहित्य के पूरे इतिहास पर विहंगम दृष्टि डाली है। इसे पढ़ने पर हम पाते हैं कि आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास तथ्यपरक और तर्कसम्मत रूप से चला है। उनके अनुसार साहित्य जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखाने में आचार्य शुक्ल का इतिहास और आलोचना कर्म निहित है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य के काल विभाजन में सर्वप्रथम आदिकाल आता है। आदिकाल वीरगाथा काल संवत 1050 से 1375 तक है। वीरगाथा काल का साहित्य अनेक अमूल्य रचनाओं का सागर है। इतना समृद्ध साहित्य किसी अन्य भाषा में दिखलाई नहीं पड़ता। वीरगाथा काल के रचनाकारों में मुख्यतः स्वयंभू, जिन्होंने अरिष्ट नेमी चरित की रचना की, सरहपा दोहा कोश की रचना की, शबरपा आपने चर्चा पद की रचना की, कणापाद गीतिका दोहा कोश के रचयिता रहे। इसी तरह गोरखनाथ नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक की रचनाएं सबदीप पद, प्राण संकली, शिष्यादासन रही है। चंदबरदाई पृथ्वीराज रासो, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा, दलपति विजय, कुमार रासो, कल्लोल कवि, ढोला मारूरा दुहा, शांगधर, हम्मेर रासो, भट्ट केदार, जयचंद्र प्रकाश, नरपति नाल, बीसलदेव रासो प्रमुख रचयिता और प्रमुख रचनाएं हैं। इस युग की रचनाएं नीति, श्रृंगार आदि पर केंद्रित रहती थी। वीर रस के पद्य छप्पे में कहे जाते थे। राजाश्रित कवि अपने राजाओं के शौर्य, पराक्रम, प्रताप का वर्णन अनूठी उक्तियों के साथ किया करते थे और अपनी वीरोल्लास भरी कविताओं से वीरों का उत्साह वर्धन करते थे। ये रचनाएं राजकीय पुस्तकालयों में सुरक्षित रहा करती थी तथा कविगण चारण भट्ट की जीविका के विचार से अपने उत्तराधिकारियों को सौंप देते थे। इसी रक्षित परंपरा की सामग्री हमारे हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल में मिलती है। इसीलिए इसे वीरगाथा काल कहा गया है। ये वीरगाथाएं दो रूपों में मिलती है, एक प्रबंध काव्य के साहित्यिक रूप में और वीर गीतों बैलेट्स के रूप में।
इस युग के पृथ्वीराज रासो बीसलदेव रासो सबसे प्राचीन ग्रंथ है। ये ग्रंथ रासो अर्थात इस ग्रंथ में रसायन शब्द का प्रयोग अनेक बार हुआ। यह रसायन ही कालांतर में रासो हो गया है। इस काल की भाषा पिंगल थी। अपभ्रंश के योग से शुद्ध राजस्थानी भाषा का जो साहित्यिक रूप था वह डिंगल कहलाता था। बीसलदेव रासो के कुछ पद्य ऐसे हुआ करते थे। पर्णबा चाल्यो बीसल राय, चहु रास्या सहु लिया बुलाए, जानतनी साजती करो, जीरा रंगावली पहर जो तो। वीर गाथा काल के भाट जगनिक संवत 1230 ने महोबा के दो प्रसिद्ध वीरों आला और उदल पर वीर गीतात्मक काव्य लिखा है। उनके गीत इतने लोकप्रिय हुए कि आज भी उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में ये गीत आल्हा के नाम से जाने जाते हैं, जो बरसात में गाए जाते हैं। मेघ गर्जना के बीच ढोल की विजयी थाप पर वीर की हुंकार ऐसी सुनाई देती है जो नौजवानों में जोश भर देती है। जैसे आप देखिए, 12 बारिश ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार, बरिस 18 छतरी जिए आगे जीवन धिक्कार। तो इस तरह से श्रोताओं हम देखते हैं वीर गाथा काल का साहित्य उस समय के कवियों ने बड़े ही सुंदर तरीके से रचा था। बहुत बहुत धन्यवाद वसुधा जी। तो श्रोताओं, हमने जाना कि कैसे हिंदी साहित्य के इतिहास की भूमिका से लगाकर वीर गाथा काल तक की अवधि में भाषा ने अपने विविध पड़ाव तय किए। अब हम चलते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के अगले काल की ओर। आदिकाल के बाद आए इस काल को पूर्व मध्यकाल भी कहा जाता है। ये काल संवत 1343 से 1643 तक का माना जाता है। इस युग का साहित्य दो भागों में विभाजित किया गया है, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। इस युग को जॉर्ज ग्रियर्सन ने स्वर्णकाल, श्याम सुंदर दास ने स्वर्णयुग, आदरणीय रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लोक जागरण काल कहा है। प्रायः इसे भक्तिकाल के नाम से ही जाना जाता है। संपूर्ण साहित्य के श्रेष्ठ कवि और उत्तम रचनाएं इस युग में परिलक्षित होती हैं। इस युग के कवि पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु अनुभवी थे। रामानुजाचार्य इस युग के प्रमुख आचार्य थे। उनकी परंपरा का निर्वहन आचार्य रामानंद ने किया। इस युग के 4 प्रमुख काव्य धाराओं में सगुण भक्ति धारा के अंतर्गत है रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी काव्य धारा के प्रमुख कवि तुलसीदास का साहित्य कार्य बड़ा ही अनमोल है। राम काव्य का आधार संस्कृत राम काव्य और नाटक रहे हैं। संत शिरोमणि तुलसीदास ने राम कथा को जनमानस के माध्यम से घर घर में स्थापित किया। इस धारा के प्रमुख कवि विष्णुदास, ईश्वरदास, नाभादास, अग्रदास, प्राणचंद चौहान आदि रहे हैं। इनके काव्य में कविता, सवैया, छप्पय आदि का प्रयोग किया गया है। तुलसी साहित्य में रामचरितमानस का महत्वपूर्ण स्थान है। मानस भक्ति काल का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ और महाकाव्य है। तुलसीदास जी की ये रचना प्रातिनिधिक रूप से हमारे सामने बरबस आ जाती है। राम नाम मणिदीप धरू, जे ही देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहरेहूँ, जो चाहसी उजियार। नामु राम को कल्पतरु, कलि कल्याण निवासु, जो सिमरत भयो भांगते, तुलसी तुलसीदास। तो श्रोताओं, इसके आगे चलते हैं और जानते हैं कृष्णाश्रयी शाखा के बारे में। इस शाखा के प्रमुख कवि सूरदास, कुंभनदास, नंददास, रसखान, मीरा, कृष्णदास, श्री भट्ट आदि थे। सूरदास नेत्रहीन थे, लेकिन उन्होंने मानव जाति को भगवत प्रेम की दृष्टि प्रदान की। सूरदास की साहित्य लहरी और सूरसागर प्रमुख ग्रंथ हैं, जिनका आधार श्रीमद् भागवत पुराण है। सूरदास की एक प्रमुख रचना सुनाने का लोभ संवरण नहीं हो पा रहा। प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, समदर्शी है नाम तुम्हारो, सोई पार करो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। एक नदिया एक नार कहावत, मैलो नीर भरो, जब मिल गए तब एक बरन है, गंगा नाम परो।
तन माया जीव ब्रह्म कहावत, सूर सुमिली बिगरो, कै इनको निर्धार कीजिए, कै प्रणजात टरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो, प्रभु जी मोरे अवगुण चित ना धरो। और चलिए अब एक बार फिर से डॉक्टर वसुधा गाडगिल से सुनते हैं निर्गुण भक्ति धारा की अगली 2 शाखाओं के बारे में। आइए वसुधा जी। निर्गुण भक्ति धारा में भी 2 शाखाएं रहीं। पहली ज्ञानाश्रयी शाखा, दूसरी प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीर, रैदास, धर्मदास, गुरु नानक, मलूकदास, कमाल, दादू दयाल आदि प्रमुख थे। आइए इस युग के समाज सुधारक संत कवि कबीर को हम सुनते हैं। कबीर की भाषा पंचमेल खिचड़ी सधुक्कड़ी कहलाती थी। उनकी रचनाओं में बाह्य आडंबर, रूढ़ियों, अंधविश्वासों पर कुठाराघात, समाज सुधार की भावना स्पष्ट होती है। उन्होंने सूफी मार्ग द्वारा ईश्वर के अनंत प्रेम और सौंदर्य के भंडार को बताया। उनका प्रेम ईश्वरोन्मुख है। आध्यात्मिक प्रतीकों और रूपकों के माध्यम से अभिव्यक्त उनकी शैली फारसी के मसनवी काव्य जैसी है। तो आइए सुनते हैं कबीर अमृतवाणी की एक बानगी को। कबीर गर्व न कीजिए, ऊंचा देख आवास, आज काल कोई लेटना, ऊपर जामे घास। कबीर गर्व न कबीर गर्व न कीजिए, अस जो बन की आस, टेसु फूला दिवस तस, खंकर भया पलास। कबीर वाणी अपने आप में आध्यात्मिक मार्गदर्शन देने वाली, जीवन सिखाने वाले साहित्य का भंडार है। कबीरपंथी अपने आप में इस असार संसार में सार खोजते जीते जागते उदाहरण होते हैं। चलिए श्रोताओं, इस प्रवास पर आगे चलते हैं और प्रारंभ करते हैं निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा से। एक बार फिर से डॉक्टर वसुधा गाडगिल को सुनते हैं। निर्गुण प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि मलिक मोहम्मद जायसी रहे हैं। कुतुबन, मंजन, उस्मान, शेख नबी, कासिम शाह आदि इसी युग के कवि माने जाते हैं। जायसी सूफी काव्य परंपरा के श्रेष्ठ कवि माने गए हैं। इन्होंने पद्मावत, अखरावट और आखिरी कलाम पुस्तकें लिखी। पद्मावत उनकी अक्षत कीर्ति का आधार है। उन्हें प्रेम के पीर के कवि कहा गया है। नागमती विरह वर्णन का एक उदाहरण देखिए। नागमती चित उर्पत हेरा, प्यूज गए पुनिकी नन फेरा, नागर काहू नारी बस पूरा, तेई मोई पीऊ मौसो हरा, सुआ काल होई ले गया पीऊ, पीऊ नहीं जात जात बर जाओ। रीतिकाल, इसके आगे हम चलते हैं रीतिकाल में। रीतिकाल सन 1700 ईस्वी के आसपास हिंदी कविता में एक नया मोड़ आया था। रीतिकाल में विशेषतः तात्कालिक दरबारी संस्कृति और संस्कृत साहित्य से उत्तेजना मिली। हिंदी में रीति या काव्य रीति शब्द का प्रयोग काव्य शास्त्र के लिए हुआ था, अतः इसकी सृजन प्रवृत्ति, रस, अलंकार और लक्षण ग्रंथों को ध्यान में रखते हुए इस काव्य को रीतिकाल कहा गया। यह मुक्तक रचना का युग रहा, जिसमें कवित्त, सवैये, दोहे लिखे गए। कवि राजाश्रित होते थे, इसलिए दरबारी कविताओं की प्रमुखता थी। कवि केशव, प्रताप, बिहारी, मतिराम, भूषण, चिंतामणि, बेनी, जन, गणानंद आदि रहे हैं। रीति काव्य में बिहारी प्रमुख कवि रहे। उन्होंने अपने दोहों में बिहारी सतसे प्रस्तुत की है। बिहारी सतसे के दोहा, यह दोहा कौन नहीं जानता। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। इसी तरह घनानंद भी
रीति मुक्त कवि रहे। उन्होंने स्वच्छंद प्रेम की अभिव्यक्ति की है। उनकी भी एक बानगी देखिए, अति सुधो प्रेम को मार्ग है, जहाँ नेप सयानप बाक नहीं, तुम कौन सी पाटी पढ़े हो लला, मन लेहूं पे देहूं चटाक नहीं। इस तरह रीति काल की संवेदनात्मक कलात्मक अभिव्यक्ति को समझते हुए आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं। आधुनिक काल हिंदी साहित्य का यह काल साहित्य का सर्वश्रेष्ठ काल माना गया है। इस काल में पद्य के साथ साथ गद्य, समालोचना, कहानी, नाटक, पत्रकारिता का भी पर्याप्त विकास हुआ। विक्रम संवत 1800 के उपरांत भारत में यूरोपीय जातियां व्यापार के लिए आई थी। उनके आने से हमारे यहाँ भी पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव आरंभ हो चुका था। उन्होंने शासन कार्य के लिए जनसाधारण की भाषा को ही अपनाया, जिसके कारण साहित्य में भी धीरे धीरे गद्य प्रारंभ हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, भारतेंदु हरिश्चंद्र के ग्रंथों की रचना की भाषा तथा मिशनरियों ने, ध्यान दीजिएगा, मिशनरियों ने भी अपने प्रचार प्रसार की सामग्री में हिंदी को ही अपनाया था। इस काल में राष्ट्रीय भावना का विकास हुआ, इसलिए खड़ी बोली का भी पर्याप्त विकास हुआ। भारतेंदु के पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने गद्य को प्रांजल रूप प्रदान किया। मैथिली शरण गुप्त, राम नरेश त्रिपाठी, माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर, सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा का नाम इस युग में विशेष रूप से उल्लेखनीय है। स्वाधीन भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए हिंदी काव्य में अतुकान छंदों का प्रचलन हुआ। इस काल में गद्य, निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी, समालोचना, तुलनात्मक आलोचना आदि विविध विधाओं का विकास हुआ। आधुनिक काल की कविताओं में झांसी की रानी कविता आज भी लोगों के होठों पर थिरकती है। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकटी तानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इसी कड़ी में हम देखते हैं कि आधुनिक काल में हिंदी कविता का विकास नए रूप में हुआ। उसके विकास क्रम में भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता आदि महत्वपूर्ण हो रहे। इस युग के कवियों ने राष्ट्र प्रेम, अतीत की गौरव गाथा, देशोद्धार को पर्याप्त वाणी दी। जयशंकर प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी ये छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने गए हैं। महादेवी जी को आधुनिक मीरा कहा गया है। उनके मन की पीड़ा को देखिए, वे कहती हैं, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मैं नीर भरी दुख की बदली, विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली, मैं नीर भरी दुख की बदली। धन्यवाद वसुधा जी। इस इतने बड़े कालखंड को इतने सीमित कलेवर में भी पूरा का पूरा समेट पाना अपने आप में मेहनत का काम है। श्रोताओं, अब चलते हैं अंतिम पड़ाव की ओर, उत्तर आधुनिक काल की ओर। उत्तर आधुनिक काल आज से लगभग 120 वर्ष पूर्व 1850 ईस्वी संवत से 1857 ईस्वी संवत के पश्चात उत्तर आधुनिक काल के प्रारंभ को माना जाता है। उत्तर आधुनिकता ये एक प्रवृत्ति का नाम था। इसकी मूल चेतना ही आधुनिक थी। दलित साहित्य, आंचलिक उपन्यास, नारी विमर्श इसका परिणाम है। इस तरह अनेक मुकाम तय कर हिंदी साहित्य की धारा अविरल प्रवाहित हो रही है। नए दौर की नई कलमें भी साहित्य को नए लक्ष्य, नई चुनौतियों को समझकर परिपक्व सृजना कर रही है। आइए इसी क्रम में नीलोत्पल मृणाल की एक कविता सुनते हैं। नदियों से लूट लिया रेत रे, कल कैसे सींचेंगे हम खेत रे, ये हमरे नदियों से लूट लिया रेत रे, कैसे कल हम सींचेंगे अपने खेत रे।
हो जिन खेतों में अपना माटी खून पसीना मिलाया है, अरे उन खेतों में देखो कैसे फट के दरारे आया है। बैठा हूँ करने में सचेत रे, कल कैसे सींचेंगे हम खेत रे। लूट लिया मेरी नदियों का सब रेत रे, कल कैसे सींचेंगे हम खेत रे, कल कैसे सींचेंगे हम। तो ये थे नीलोत्पल मृणाल। श्रोताओं, हिंदी साहित्य अब देश की भौगोलिक सीमा से बाहर निकलकर वैश्विक साहित्य की ओर उड़ान भर रहा है। प्रवासी साहित्य इसी की एक कड़ी है। आभासी जगत के माध्यम से हिंदी साहित्य ने अपनी जमीन तलाश कर ली है और भविष्य में हमारा साहित्य नए उर्वरकों के माध्यम से पुष्पित और पल्लवित होगा। इसकी सुगंध दिग-दिगंत फैलेगी, ऐसा अवश्य लगता है। तो श्रोताओं, ये था हमारा हिंदी मास का प्रयास, जिसमें हिंदी भाषा के वृहद इतिहास को संक्षिप्त स्वरूप में आपके सामने लाने का महता दायित्व निभाया डॉक्टर वसुधा गाडगिल ने। और अब कार्यक्रम को संपन्न करते हैं मधुर आवाज की धनी प्रख्यात गायिका श्रुति फड़के देशपांडे के गाए एक मीराबाई के भजन से। श्रुति फड़के देशपांडे। अभी आपने सुना प्रख्यात युवा गायिका श्रुति फड़के देशपांडे को। देश भर में अपने सुमधुर गायन के लिए जानी जाने वाली श्रुति शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में अपना अलग मुकाम रखती है। रीवा रागिनी आपकी प्रस्तुति के लिए आभारी है। और श्रोताओं, अब समय है आप सभी से विदा लेने का। अंतरा करवड़े को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।